नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द्वादश डायलॉग। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस देश में एक बहुत ही गंभीर मुद्दा चल रहा है अडानी ग्रुप के ऊपर, जो एक विदेशी रिसर्च कंपनी हिडन वर्क का जो रिपोर्ट आया है अभी 5-7 दिन पहले, उसको लेकर एक बहुत ही तनावपूर्ण माहौल कहे तो भारतीय राजनीति में चल रही है, जिसके वजह से आज संसद में विपक्षी पार्टियों के द्वारा हंगामा करने के बाद संसद को स्थगित कर दिया गया। आज कार्यवाही नहीं चल सकी अच्छे से। पर आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि सांसद की कार्यवाही नहीं चलना और हर एक चुनाव से पहले इस तरह के विदेशी रिपोर्ट को आधार बना के संसद की कार्यवाही को स्थगित करवाना कितना जायज़ है और इस देश के लोगों के लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है। जी हाँ, आपने पिछले कई वर्षों से अगर देखे होइएगा या कई वर्षों की खबर को देख लीजिए, जो जितने भी गंभीर मुद्दे इस देश में आए हैं, उनका टाइमिंग और उनका तरीका को अगर आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि क्या ये एक संयोग है या कोई प्रयोग है। जी हाँ, दरअसल 2014 के बाद से, जब से नरेंद्र मोदी की एनडीए की सरकार केंद्र में बनी है, तब से इस सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने कितने सारे प्रयास किए और वो सभी असफल रहे। उनको कोई ऐसा ठोस आधार मुद्दा नहीं मिल पा रहा है इस सरकार के खिलाफ, जिससे वो एकदम से बौखला गई है। और उन्होंने कई बार इस तरह के विदेशी एजेंडों को आधार बना के सरकार के ऊपर हमला किए, जिसमें अंततः उसको मुँह की खानी पड़ती है और वो कोर्ट से लेके और जनता के नज़र तक में अपनी छवि को गलत साबित कर लेते हैं। और उन्हीं एजेंडे पे चलने की वजह से आज इस देश में विपक्ष के ऊपर किसी भी व्यक्ति का भरोसा कम हुआ है, यानी कि भरोसा है ही नहीं, समझिए तो। आज उनके द्वारा उठाए हुए किसी भी मुद्दे को कोई आम आदमी गंभीरता से लेता नहीं है, क्योंकि अतीत में उन्होंने जिन-जिन मुद्दों को उठाया है, वो सभी मुद्दे कहीं न कहीं झूठे और यानी कि तथ्य से कोसों दूर दिखाई देते हैं, जिनमें कोई सच्चाई नहीं होती है और उसके ऊपर इस देश के उन टैक्स पेयर्स करदाताओं को पैसों को पानी की तरह बहा दिया जाता है विपक्ष के द्वारा हंगामा करके, संसद को स्थगित करवा के। आप गौर कीजिए कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले राफेल का मुद्दा किस तरह से तूल पकड़ा था और राफेल के मुद्दा पे क्या-क्या नहीं हुआ था। आप एक वीडियो को देखिए कि राफेल के मुद्दा में किस तरह से इस देश के विपक्ष ने कैसा हंगामा किया था और फिर उसमें फैसला क्या आया था, आपको देखना चाहिए। जी हाँ। हमारी कर को पता है, चौकीदार चोर है। हमारी कर को पता है, चौकीदार चोर है। चौकीदार को पता है, चौकीदार चोर है। चौकीदार को पता है, चौकीदार चोर है। हमारी कर को पता है, चौकीदार चोर है। हमारी कर को पता है, चौकीदार चोर है। बंगाल को पता है, चौकीदार चोर है। हिमाचल को पता है। जी हाँ, दरअसल इसमें ये जो कांग्रेस का नेता है अधीर रंजन चौधरी जी जो बोल रहे हैं, और उनके साथ में राहुल गांधी भी खड़े हैं, सोनिया गांधी भी खड़े हैं और कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता खड़े हैं, और किस बेशर्मी के साथ अधीर रंजन चौधरी ने का ये नारा लगा रहे हैं कि पारीकर को पता है चौकीदार चोर है,
चौकीदार को पता है कि चौकीदार चोर है, बंगाल को पता है कि चौकीदार चोर है, हिमाचल को पता है कि चौकीदार चोर है। इन्होंने किस तरह का हंगामा किया था और उसके बाद में क्या निकला? सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गई तो क्या निकला? ये 14 दिसंबर 2018 का फैसला था। सुप्रीम कोर्ट से राफेल सौदे पर मोदी सरकार को क्लीन चिट। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जांच में क्या कहा था? उस पे एक वीडियो है, उसे सुनिए, इसे देखिए। राफेल विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट का कहना है कि ऐसे मामले में न्यायिक समीक्षा का नियम तय नहीं है और राफेल सौदे की प्रक्रिया में कोई कमी नहीं है। सीजेआई रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की पीठ ने इस मामले में दायर याचिकाओं पर आज सुनवाई पूरी कर दी है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि 36 विमान खरीदने पर सवाल उठाना गलत है। बता दें कि राफेल सौदे को लेकर विपक्षी दलों ने मोदी सरकार के खिलाफ पिछले कई महीनों से मोर्चा खोल रखा था। इस लिहाज से सुप्रीम कोर्ट का जी हाँ, अभी इस खबर में आपने स्पष्ट सुने कि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इस डील में किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं थी और सरकार को क्लीन चिट दे गई। तो अब ये आप खुद सोचिए कि जो लोग ये नाटक कर रहे थे, झूठे तथ्यों पे, झूठे रिपोर्ट के आधार पे जो आरोप लगा रहे थे और इसके लिए इन्होंने कितने दिन संसद का समय बर्बाद किया, संसद को स्थगित किया, चलने नहीं दिया और क्या-क्या नहीं किया इन्होंने। उसके बाद जब ये मामला भी सरकार के ऊपर नहीं टिक पाया, इनके हाथ से निकल गया, उसमें इनकी बेइज्जती हुई। उसमें राहुल गांधी ने एक नारा दिया था, चौकीदार चोर है, जिसको अभी अधीर रंजन चौधरी बड़े जोर-जोर से चिल्ला रहे थे। उसमें राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में बिना शर्त माफी मांगी थी, चौकीदार चोर वाले बयान पे। जी हाँ, और फिर भी इनको शर्म नहीं आया, इनके नेताओं को अभी तक। दरअसल इनके पास ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं आ पा रहा है। अभी-अभी बजट पेश हुआ है। बजट में क्या खामी है, क्या कमी है, क्या क्या अच्छा है, क्या बुरा है, उसके ऊपर चर्चा करने के बजाय, उस चीज़ को जनता को बताने के बजाय, अगर उसमें अगर कोई कमी है जनता के लिए तो आप उसके ऊपर चर्चा कीजिए, उसको बताइए। ये चर्चा किस पे करना चाह रहे हैं? हिडनबर्ग की रिपोर्ट पे, जो कि हिडनबर्ग या ऐसी किसी भी विदेशी संस्था का इस तरह का जो रिपोर्ट होता है, वो बिल्कुल ही बेतथ्य और एक एजेंडे के तहत तैयार किया गया होता है। दरअसल अभी आपने देखा ना, इससे पहले जो बीबीसी का जो डॉक्यूमेंट्री था, उस पे कितना बवाल हुआ इस देश में। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में क्या है? क्या दिखाना चाहते हैं आप देश को? जिन मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है, जिन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी लोगों को क्लीन चिट दे दी है, इस मामले को सिर्फ पब्लिसिटी पाने के लिए, किसी व्यक्ति की छवि को खराब करने के लिए इतना लंबे समय तक चलाया गया, जानबूझ के इसको इतने लंबे समय तक चलाया गया और इससे बहुत से लोगों ने अपनी एजेंडा को पूरा किया। उस जिस सभी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने बेकसूर माना, उनको बाइज्जत बरी किया उस मामले से, आप उसके ऊपर उसी चीज़ को फिर दोबारा से दिखाना चाह रहे हैं भारत में। तो इसका मतलब क्या है कि आप सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से सहमत नहीं हैं। आप सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को नहीं मानते हैं। आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसला दिया है। यही तो मानना है आपका। नहीं तो जिन मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है, जिस मामले में व्यक्ति बरी हो चुका है, उसका कोई दोष नहीं, निर्दोष साबित हो गया, आप उसको अब एक डॉक्यूमेंट्री के ज़रिए आप उसे दोषी साबित करना चाहते हैं। लोगों को दिखाना चाहते हैं कि नहीं, ये तो दोषी था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसला दे दिया। आप यही ना बताना चाहते हैं? तो दरअसल आप विपक्ष के कारनामों को
जब से नरेंद्र मोदी का सरकार बना है उस टाइम से विपक्ष के अगर कार्यों को देखें तो आपको समझ में आएगा कि यह सिर्फ और सिर्फ हताशा और निराशा में किसी भी अलूल जलूल फिजूल के मुद्दों को सरकार के ऊपर थोपना चाहती है और ये दबाव बनाती है कि सरकार इस पे चर्चा करे और संसद का समय बर्बाद करे। आप देखिएगा जिस दिन इस जो हिडनबर्ग का जो रिपोर्ट है इसका इस पे जो भी प्रक्रिया होगी इसके जांच का या जांच बैठेगी अगर अडानी जी के ऊपर अगर बैठती है तो उसमें रिपोर्ट जहां तक इनके जो सीक्वेंस को देखा जाए जो इनकी पिछली रिपोर्टों का जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या जो जिन हर एक जांच अथॉरिटी की तरफ से उसको देखते हुए लगता है कि इसमें भी ये लोग मुंह के खाएंगे। लेकिन अभी क्या है इनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो किसी भी मुद्दे को उछाला जाए और दरअसल हिडनबर्ग का जो ये रिपोर्ट है ये पूरी तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था को तबाह करने की ये एक विदेशी साजिश है। जिस तरह से भारत आज कोविड काल के तमाम बाधाओं को पार करते हुए विश्व के सबसे ऊंचे स्तर पे अपना ग्रोथ रेट बनाया हुआ है, अपना जो उसे कहते हैं विकास सूचकांक में जो अपना स्थान बनाए हुए है। ब्रिटेन जैसी अर्थव्यवस्था को भी पछाड़ के उससे भी आगे जो चल रही है उसको कहीं ना कहीं चोट और नुकसान पहुंचाने की ये एक विदेशी एजेंडे के तहत ये रिपोर्ट तैयार करवाया गया है और इसका खुलासा होगा। आप लोग जब ये न्यूज आएगी फिर मैं आपको बताऊंगा। आप सभी लोग न्यूज में भी देखिएगा कि किस तरह से ये मुंह के खाते हैं। अब इसी तरह का एक और मामला आया था चुनाव से पहले जब 5 राज्यों में चुनाव था तो एक पेगासस का मामला आया था। वो किस आधार पे था? वो पेगासस का मामला भी एक न्यूयॉर्क टाइम्स का एक रिपोर्ट था। उसके आधार पे इस देश में कितना बवाल किया गया। पेगासस पे आप अगर देश के विपक्षी नेताओं का जो माहौल था अगर उस पे अगर आप उसको अगर आप देखते हैं तो उसमें भी आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। उसमें पेगासस के ऊपर जो ये लोगों ने बवाल किए थे इसका भी जो ये रिपोर्ट छपी थी न्यूयॉर्क टाइम्स में इस रिपोर्ट के मुताबिक दावा किया गया था कि 2017 में भारत सरकार ने इजराइल से हथियारों के साथ साथ ही इस वायरस को खरीदा, जो कि इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट का क्या था? सुप्रीम कोर्ट में साबित नहीं हो पाया और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में भी एक तरह से सरकार को क्लीन चिट दिया गया कि नहीं ऐसा नहीं है, आप लोग जो आरोप लगा रहे हैं वो गलत है, उसमें उसके पे कोई तथ्य नहीं है। जितने लोगों ने अपना फोन दिया था उस फोन में से किसी भी फोन में पेगासस नामक कोई भी ऐसा ऐप वायरस नहीं निकला था। लेकिन उस पेगासस के नाम पे इस देश में कितनी राजनीतिक रोटियां सेकी गई, कितने दिन संसद का समय बर्बाद किया गया। आपको पता अगर आप इस बात को समझिएगा कि इस तरह के विदेशी एजेंडे को जो भारतीय राजनेता चलाते हैं और उस पे जो संसद का समय बर्बाद होता है उस पे भारतीयों का कितना नुकसान होता है। आज का जो रिपोर्ट है पहले उसको देखिए कि आज संसद में हुआ क्या है। लोकसभा में जब कार्रवाई जैसी ही शुरू हुई वैसे ही विपक्ष ने हंगामा कर दिया हिडनबर्ग के मुद्दे पे गौतम अडानी जी के ऊपर जो आरोप लगा उस पर चर्चा करवाने के लिए, और सरकार उस पर नहीं तैयार हुई। भाई सरकार क्यों तैयार होगा? अगर सरकार इस तरह से अगर तैयार होने लगे तो कल तो हर कोई एक विदेशी संस्था किसी न किसी भारतीय कारोबारी या सरकार के ऊपर कोई एक रिपोर्ट छाप देगी और सरकार को उस पर संसद में चर्चा करके जवाब देना पड़ेगा बिना मतलब के। अरे अगर इतना गंभीर मुद्दा है तो इस पे जांच होगी, जांच होने के बाद जो जांच रिपोर्ट आएगी उसके बाद संसद में चर्चा होएगा इस पे। भाई पहले पता तो लगे कि मुद्दा ये जो आरोप है सच है या गलत है। उस जैसे शुरू हुआ वैसे ही विपक्षी सांसदों ने हंगामा कर दिया जिसके बाद कार्यवाही को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया।
उसी तरह से राज्यसभा में भी, जैसे ही राज्यसभा में दोपहर के बाद जब कार्यवाही शुरू हुई, कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया, वहाँ भी इसी तरह का हंगामा हो गया। आप ये समझिए कि इस तरह से के हंगामे से आपका नुकसान कितना होता है। एक रिपोर्ट के अनुसार सांसद की कार्यवाही के लिए प्रति घंटे 1,60,00,000 रुपया खर्च होता है। ये जो सांसद लोग जो हम जिनको चुनते हैं और ये जिस संसद भवन में बैठते हैं, वहाँ बैठ के अपनी फालतू की जो नाटक करते हैं, सड़क के गुंडों की तरह जो लड़ते हैं बिना किसी वजह के, उसके ऊपर इस देश के करोड़ों जो टैक्स पेयर्स है, जो अपनी मेहनत की कमाई में से जो टैक्स देते हैं सरकार को, उसका उन पैसों का इनके प्रति घंटे पे 1.5 करोड़ रुपया खर्च किया जाता है। उससे ज़्यादा 1,60,00,000 रुपया, जबकि यह रिपोर्ट 2018-19 का है। अब इस टाइम तो और भी ज़्यादा होता होगा, क्योंकि महंगाई भी उस टाइम से इस टाइम अधिक है, बढ़ी हुई है थोड़ी, तो उसके हिसाब से और अभी तो और ज़्यादा होगा। तो आप समझिए कि अगर रोज़ का अगर आपका 4 घंटा भी खराब करता है सांसद में, ये माननीय सांसद लोग अपने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, तो 4 घंटा का पैसा जोड़िए लोकसभा का और 4 घंटे का पैसा जोड़िए राज्यसभा का, यानी कि 8 घंटा, या 8 घंटा नहीं 6 घंटा का ही जोड़ लीजिए। 4 घंटा लोकसभा और 2 घंटा राज्यसभा का, तो भी आपके 1.5 करोड़ रुपये के हिसाब से 6 डेढ़ 9 करोड़ 10 करोड़ रुपया रोज का आपका बर्बाद हो रहा है, होता है। कि हम इन 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 कामों के लिए इनको चुनते हैं कि देश के पैसा आप इस तरह से बर्बाद कीजिए। जो लोग आज अडानी ग्रुप के ऊपर इस तरह का एक एजेंडे के तहत तैयार किया गया आरोप जो लगाया गया है, उसके ऊपर जो रोज के 10 करोड़ रुपया आपका बर्बाद कर रहा है, और वो फिर कह रहा है कि हम इस देश के लोगों के पैसों के और उनके बचत के लिए लड़ रहे हैं। ये किन किन के हित में आप ये कर रहे हैं? रोज का 10 करोड़ रुपया जो बर्बाद करते हैं, क्यों करते हैं भाई? अभी अभी आपने गौतम अडानी जी का जो इस सब मेरे समझ से मैं इन सभी चीज़ों का जो गौतम अडानी जी के साथ आज जो भी हो रहा है, इन सब चीज़ों का एक ही कारण है, और वह कारण है एनडीटीवी को अधिग्रहण करना। अडानी जी को शायद महंगा पड़ गया मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ कि एनडीटीवी का जो अधिग्रहण इन्होंने किया, उससे वह अधिग्रहण इनको महंगा पड़ गया। और क्यों? क्योंकि उस एनडीटीवी से बड़े-बड़े एजेंडाबाजों का एजेंडा चलता था। बड़े-बड़े जो गोदी सेठ और गोदी मीडिया जिन्होंने नाम दिया, उन गोदी पत्तलकारों का एजेंडा चलता था, जो कि शायद अब उस तरह से जो कि एनडीटीवी के अधिग्रहण के बाद अब उनका जो एजेंडा था वो अब उस तरह से नहीं चल पाएगा। इसलिए ये जो भी हो रहा है अडानी ग्रुप के साथ, ये उन्हीं एजेंडाबाजों का एजेंडा और उनके टूल किट गैंगों के द्वारा तैयार किया गया ये सारा खेल है। इसका भी खुलासा ज़रूर होगा, आप सबको ज़रूर दिखेगा कि इसके खुलासे के बाद भी ये लोग कैसे नंगे हो जाएँगे। क्योंकि झूठ थोड़े दिन के लिए किसी को परेशान ज़रूर कर सकता है, पर वो सच नहीं साबित हो सकता। इसलिए देखते रहिए आगे-आगे क्या होता है, और अपने हित का ध्यान रखिए। आज अगर इस देश के कांग्रेस पार्टी को और विपक्ष को लगता है कि एनडीटीवी, गौतम अडानी अगर इस देश के लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं, उनके पैसे को बर्बाद करना चाहते हैं, तो इस देश में जितनी भी विपक्षी दलों का सरकार जिन राज्यों में है, और वो जिन राज्यों में गौतम अडानी का जो निवेश है, उनको कैंसिल वो क्यों नहीं करते हैं? उनको रद्द कर देना चाहिए। उनको कहना चाहिए कि भाई हम आपको अपने राज्य में निवेश नहीं करने देंगे, क्योंकि आप निवेश के आड़ में
इस देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। अभी आपने राजस्थान के मुख्यमंत्री के साथ इनका फोटो देखा ना, और वो 65,000 करोड़ रुपए का जो निवेश निवेश का इन्होंने जो भरोसा दिया था, क्यों नहीं उन सबसे पहले तो वो अशोक गहलोत जी को आगे आना चाहिए और कहना चाहिए हम अडानी समूह के साथ इस निवेश को कैंसिल करते हैं। हम ऐसे व्यक्ति के साथ काम नहीं कर सकते जो देश के साथ इतना बड़ा गद्दारी कर रहा है, क्यों नहीं कह रहे हैं? और आपको गौतम अडानी जी के लिए और अंबानी जी के लिए जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा जो बार बार कहा जा रहा है कि ये मोदी राज में इतने बड़े करोड़पति हो गए, तो आपको एक बार गौतम अडानी जी के जो उनका विकिपीडिया उस पर जाके देखना चाहिए कि वो किनके राज्य में वो क्या एकदम से मोदी राज में ये लोग अरबपति खरबपति बने हैं? जी नहीं। दरअसल गौतम अडानी ने 16 साल की उम्र में कारोबार अपने हाथ में लिया था। 1978 में मुंबई में हीरे के कारोबार में अपना काम शुरू किया। 1981 में वो गुजरात लौट गए। मुंबई से उन्होंने हीरा काम शुरू किया था, लेकिन 1981 में वो फिर से अपने गुजरात लौट गए और अपने भाई की प्लास्टिक की फैक्ट्री में काम शुरू किया। 1988 में उन्होंने कमोडिटी का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाली कंपनी के रूप में अडानी इंटरप्राइजेज की शुरुआत की। और 1988 में किसका सरकार था इस देश में? कौन था प्रधानमंत्री इस देश का? वही जिनको कंप्यूटर युग का जनक कहा जाता है, राहुल गांधी जी के पिताश्री राजीव गांधी जी का सरकार था। कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे। और वो भी इस आज़ादी के बाद की सबसे मजबूत सरकार, जिनके पास 400 प्लस सीटें थी, वो ऐसी सरकार थी। और उनके टाइम में अडानी ग्रुप ने अपना अडानी इंटरप्राइजेज की शुरुआत की, अपनी कंपनी अडानी इंटरप्राइजेज की शुरुआत की। साल 1991 में हुए आर्थिक सुधारों की बदौलत अडानी का बिजनेस जल्द ही डाइवर्सिफाई हुआ और वह एक मल्टीनेशनल बिजनेसमैन बन गए। साल 1995 का साल गौतम अडानी के लिए बेहद सफल साबित हुआ, जब उनके कंपनी को मुद्रा पोर्ट के संचालन का कॉन्ट्रैक्ट मिला। जी हाँ, साल 1995 में इनको मुद्रा पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट मिला, जो आज ये आपको समझाते हैं ना कि मोदी ने प्राइवेट कर दिया, सब बड़े उद्योगपतियों को बेच दिया। ये 1995 में ही गौतम अडानी जी को कॉन्ट्रैक्ट मिला था। एक तरह से कहे आज की भाषा में, आज के कांग्रेसी नेताओं की भाषा में, तो ये 1995 में ही सरकार ने गौतम अडानी को बेच दिया, जब से ये चला रहे थे उनका मुद्रा पोर्ट। उसके बाद उन्होंने 1996 में अडानी पावर लिमिटेड अस्तित्व में आई। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में माइंस, बोट और रेलवे के जैसे कारोबार में कदम रखा। साल 2010 में उन्होंने इंडोनेशिया में माइनिंग कारोबार शुरू किया। साल 2011 में अडानी ग्रुप ने ऑस्ट्रेलिया के रॉबर्ट पॉइंट कोल टर्मिनल को 2.72 अरब डॉलर में खरीदा। कब खरीदा? 2011 में। और 2011 में सरकार किसकी थी इस देश में? यूपीए की। प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह जी। तो ये जो आपको एक तरह से मूर्ख बनाया जाता है, बेवकूफ़ बनाया जाता है कि नहीं अडानी अंबानी को सिर्फ मोदी सरकार ने आगे बढ़ाया, ऐसा नहीं है। अडानी अंबानी को हर सरकार ने मदद किया और ये हर एक सरकार का काम होता है। कोई भी सरकार बिना बिजनेसमैन, बिना उद्योगपति के अपने राज्य या अपने देश का आर्थिक विकास नहीं करवा सकती है। ये हर एक सरकार ही करती है। उद्योगपतियों को सहायता हर एक सरकार देती है। कोई सरकार ये नहीं कह सकती मैं उद्योगपतियों को सहायता नहीं तो आप खुद सोचिए ना, ये जो इन्वेस्टर समिट होते हैं राज्यों में या देश में, ये किस लिए होते हैं? अगर आपको बिजनेसमैनों से और उद्योगपतियों से अगर सरकार को इतनी नफरत है, तो इस तरह का इन्वेस्टर समिट क्यों करवाया जाता है भाई? फिर सरकार ही हर चीज़ करे, इन्वेस्टर समिट की क्या मतलब है? लेकिन ये सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए, आपको भटकाने के लिए, आप अपने पक्ष को ना समझ पाए, इसलिए सिर्फ और सिर्फ इस तरह का नाटक किया जाता है कुछ रिजेक्टेड नेताओं के द्वारा, जिनका अस्तित्व मिटने पे आ जाती है। वो कुछ भी मुद्दे को आपके सामने रख देता है। उसके बाद देखिए,
आज अडानी ग्रुप का कारोबार एनर्जी, पोर्ट, लॉजिस्टिक, माइनिंग, गैस, डिफेंस एवं एयरोस्पेस और एयरपोर्ट जैसे विविध क्षेत्रों तक फैला है। अडानी समूह की शेयर बाजारों में लिस्टेड कंपनियों में शामिल अडानी इंटरप्राइजेज, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी पोर्ट्स, अडानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अडानी पावर, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी टोटल गैस लिमिटेड और अडानी विल्मर है। और 2022 अप्रैल 27 अप्रैल 2022 को अडानी ने दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में शामिल हुआ था। तो दरअसल मेरा सिर्फ ये कहना है कि जिस उद्योगपतियों के सहारे इस देश की हर एक सरकारें चलती रही है, जिसका साथ हर एक सरकारें दी है, उन उद्योगपतियों से सिर्फ एक व्यक्ति के विरोध के लिए आप उद्योगपतियों का विरोध क्यों कर रहे हैं? आप एक राजनीतिक विरोध को औद्योगिक विरोध क्यों बनाने पे तुले हुए हैं? सिर्फ इसलिए कि आपकी राजनीतिक अस्तित्व आज खतरे में है। आपको इस देश की जनता समझ चुकी है। आपके पास कोई मुद्दा नहीं है सरकार के खिलाफ। आपको जनता को बताने के लिए कोई खबर नहीं है आपके पास। इसलिए दरअसल इन लोगों ने मोदी विरोध करते-करते जब थक गया, तो अब इन्होंने एक नया रास्ता निकाला है कि मोदी को छोड़ के अब इस देश के उद्योगपतियों का विरोध करो, उनके खिलाफ अलग-अलग तरह के एजेंडे चलाओ, जिससे इस देश के किसी न किसी तरह से जो आर्थिक स्थिति सुधर रही है उसको नुकसान पहुँचाया जाए। और आर्थिक स्थिति को नुकसान पहुँचाने का मतलब है कि इस देश में बेरोजगारी, भूखमरी और तमाम आर्थिक तंगी बनी रहे और हो सके तो उससे और ज़्यादा खराब हो, जिससे हम सरकार की आलोचना कर सकें, हमारे पास कोई मुद्दा आ सके। ये सारे का सारा नाटक सिर्फ इसीलिए किया गया है। इसलिए आप लोग इस चीज़ को समझिए और अपने हित को देखिए। इन रिजेक्टेड नेताओं को, जिनको इस देश की जनता ने चुनाव के समय पे इनकी औकात बता दी है, इनके बातों को ध्यान ना ही देने में भलाई है आपका। जी हाँ, नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।